चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले कभी हमारे झुकेंगे नहीं। तो आइए साथियों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में इसी का बोल देते हैं हम रियल नंबर। तो हम पढ़ते हैं रियल नंबर। ये हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो आगे क्वेश्चन में कोई संख्याएं आ जाएं कि सम संख्याएं या धनात्मक संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं, तो ऐसे हम उनमें उलझे ना, अर्थात उन्हीं को हम पहचान पाए। जैसे हमने पढ़ा होगा तो हम सही से पहचान लेंगे कि कौन सी संख्याएं क्या होती हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है इसमें। तो आज हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं और फिर हम देखते हैं इसमें कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। भाई संख्याएं जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है हमारा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और अगला नंबर हमारा आता है काल्पनिक संख्याएं। अगला हमारा नंबर आता है काल्पनिक संख्याएं। अच्छा, और एक बात हम बता दें आपको, जो हमारे क्लास 10th में जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं का ही है और इसका टाइप दूसरा भी है काल्पनिक संख्याएं। ये इनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं इनको हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। अर्थात हमें इनका डिटेल क्लास 11th में पढ़ना है। अभी हमारे जो कोर्स है वो उसमें वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है वो भी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा परिमेय संख्याएं। नंबर 1 पे आता है हमारा परिमेय संख्याएं और नंबर 2 पे आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। और हमारी अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके। तो हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत कैसी संख्याएं आती हैं। तो जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे हमने लिख लिया 2, 1/2, 4/5, तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं हमारी वो परिमेय संख्याएं होती हैं। या हम बोल सकते हैं इनको 2.5, जैसे दशमलव की ये संख्या है, इसको हम बोल सकते हैं 2.5। ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको भी हम अपान के रूप में लिख सकते हैं पॉइंट हटा करके। और ये जो 2 नंबर है हमारा, 2 संख्या है, ये जो है इसको हम ऐसे करके 2/1 लिख सकते हैं। अर्थात इसको इस टाइप से हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इनको हम ऐसे बोलते हैं √2, √3 और √5, ऐसे करके हमारी संख्याएं आएंगी। ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इनका एक प्रकार और होता है, जैसे हम लिखें यहाँ पे 5.30, 300, 3000, इस टाइप से, मतलब और आगे भी संख्याएं आ जाएं तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। अच्छा, और एक बात बता दें, जो पाई होता है, पाई जो होती है वो भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है।
अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाए कि पाई कैसी संख्या है और ऑप्शन दे दिए जाएं और उसमें ये अपरिमेय संख्या का ऑप्शन ना हो, तो हम वहां पे क्या टिक लगाएंगे? तो हमने यहाँ पे लिखा है और हमने समझा भी है कि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तव में कौन सी है? वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात अगर हमारे पास अपरिमेय संख्या का ऑप्शन नहीं होगा तो हम वहां पे वास्तविक संख्याओं वाला जो ऑप्शन होगा उसको हम टिक करेंगे। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। अब हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या हो गई, तो कुछ परिमेय संख्याओं के भी प्रकार हैं, वो भी देख लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमारे नंबर 1 पे आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। फिर नंबर 2 पे आती है पूर्ण संख्या। फिर नंबर 3 पे आती है हमारी पूर्णांक। इसमें आता है पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, अर्थात 1 2 3 4 ऐसे करके, अर्थात जिनको हम वस्तुओं को काउंटिंग में यूज करते हैं, वस्तुओं की गिनती करने में यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इनमें हम जीरो मिला लेते हैं, अर्थात जीरो को भी जोड़ दें अगर, तो यही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स। ये इसमें क्या होता है? जीरो तो है ही, और इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं हमारी ऐसे, और इस तरफ अगर हम लिखेंगे तो -1 -2 और -3 ऐसी संख्याएं भी चलेंगी। तो ये सब हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। तो ये सब हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। तो आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ इन्हीं संख्याओं का भी डिटेल में दिया गया है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनको भी हम आगे अभी डिफाइन करेंगे, फिर देखते हैं। तब तक आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के कितने टाइप होते हैं उनको भी समझ लेते हैं जल्दी से। नंबर 1 पे आती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, अर्थात जिनका 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो हमारी पूर्ण वो सम संख्याएं होती हैं। वो हमारी सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके हम और आगे भी लिख लेंगे। अगला हमारा नंबर आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, अर्थात जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याओं में कौन कौन सी आती है? जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे इस टाइप से हमारी जो संख्याएं आएंगी वो विषम संख्याएं आएंगी। अगला हमारा नंबर आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या, मतलब किसी और दूसरी संख्याओं से भी विभाज्य हो जाए, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हम ले लेते हैं 4 जो है वो स्वयं से भी भाज्य हो जाती है, और 1 से भी भाज्य हो जाती है, और हम देखेंगे कि वो 2 से भी विभाजित हो जाती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, जैसे 4 6 8 9 12 14 इस टाइप से संख्याएं चलेंगी, तो उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अगला नंबर आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य
संख्याएं। अभाज्य कौन सी होती है? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरे से विभाजित ना हो, अर्थात जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, अर्थात दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वो कौन सी होंगी? हमारी अभाज्य, पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। अगला हम देखेंगे तो 3, 5, 7, 11 और अगला आता है 13, 17। इस टाइप से हमारी संख्याएं आएंगी, अर्थात जो 1 और स्वयं से डिवाइड हो उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अच्छा, इसमें एक बात और है हमारी समझने की कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली सम अभाज्य संख्या बताइए या सबसे छोटी ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो हमारी आती है 2। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। और हम आगे देखेंगे तो हमारी कोई भी संख्या इसमें सम नहीं है, अर्थात वैसे तो सम संख्याएं जो होती है वो 2 से डिवाइड होती हैं, और जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है वो और स्वयं और 1 के अलावा और किसी से भी विभाज्य नहीं होती हैं। तो 2 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसके बाद यही संख्याएं थी हमारी जो हमें समझना था। तो यही इतने टाइप है हमारी संख्याओं के। तो आगे हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात ये जो संख्याएं हैं इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। हमें जैसे 140 लिखा हुआ है अर्थात 140 है, इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। इसके गुणनखंड हम करते हैं इस टाइप से। ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 0 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 होता है, फिर बाद में 7 बन जा 7। तो हम इसको लिखेंगे 140 इक्वल टू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। एक तरीका और है हमारे लिखने का, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये 2 की पावर 2 क्यों लिख लिया? क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार आया हुआ था, इसीलिए हमने इसकी पावर लगा ली और हो गया ये हमारा 2 की पावर 2। अगला हमारा नंबर है 156। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम देखेंगे ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा यहाँ पर, यहाँ का 1 इधर का 6 हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 हो जाता है। फिर ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर अगला नंबर हमारा जो होगा वो 13 से डिवाइड होगा। अर्थात हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। या हम इसको अलग तरीके से और लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ऐसी अगला हमारा क्वेश्चन आएगा 3825। इसको हमें करना है, तो ये हम पहले देखेंगे किससे डिवाइड होगा। ये बड़ा नंबर है थोड़ा सा, तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 ऐसा कुछ है नहीं। तो हम देखते हैं 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके डिजिटल सम करते हैं इनका। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 होता है 18। अर्थात ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
टू बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 इधर का और इधर का 5 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर देखते हैं ये नंबर जो हमारा आया है ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा और 3 5 जा 15। अब हम जो नंबर ये हमारा आया ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम इसको देखते हैं 5 से डिवाइड करके। तो 5 का 4 में टेबल नहीं पढ़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला लेंगे, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब ये फिर से हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, लास्ट में आ जाएगा हमारा 17 बन जा 70। अर्थात जब हम इसको लिखेंगे तो 3 8 2 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। या हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो इस तरीके से हम ये 3 पार्ट कर चुके हैं। अगला पार्ट है हमारा 5005। इसको हम देखते हैं डिवाइड करके किससे डिवाइड होगा। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 बन जा 5 0 0 1। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है, देखते हैं किससे डिवाइड होता है ये नंबर। तो यहाँ पे हम अगर लगाएंगे कि ये 5 से तो अब डिवाइड होगा नहीं और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम देखते हैं 7 से हो सकता है डिवाइड हो जाए, देखते हैं करके। 7 बन जा 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। तो उसके बाद में हम अब देखते हैं कितने से डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 बन जा 11 और यहाँ पे आएगा 11 3 जा 33। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा जो अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे इसके वो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आएंगे। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और एक बात है, इसको 2 मल्टीप्लाई 2, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 अर्थात 4 नहीं लिखना है। 4 क्योंकि ये अभाज्य नंबर नहीं है, 4 हमारा भाज्य नंबर होता है, इसलिए इसको 4 नहीं लिखना है, पावर लगा के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ भी 2 2 या 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना होता है। अगला हम नंबर देखते हैं, इसका एक पार्ट और बचा है, नंबर 5। अब एक पार्ट हमारा रह गया था, हम इसको भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, फिर देखते हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम एक बार दोबारा लिखते हैं, 7 4 2 9। देखते हैं किससे डिवाइड होता है। ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, कि इसके लास्ट में 0 4 2 0 6 ऐसे कुछ है नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, इनका डिजिटल सम करते हैं, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। तो 17 से करते हैं, फिर इसमें आता है हमारा 17 4 जा 17 चौका 68, कितने बचेंगे, 6 हो जाएंगे। इधर 62 हो जाएगा हमारा, 17 3 51 बन जाएगा हमारा। फिर बचेगा यहाँ पे 11, 17 7 119 हो जाएगा। अब ये नंबर हमारा 17 से तो डिवाइड नहीं होगा, 19 से देखते हैं करके। 19 दूनी 38, इधर 5 बचेगा तो 19 3 57 हो जाएगा। बाद में ये 23 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 4 2 9 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरीके से हम सवालों को इस तरीके से करते हैं। पहले क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार से करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।